Hi everyone, friends. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel Study with Neha, and I hope that you all are doing well. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की अपनी क्लास 13 डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 थी उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू करा था जिसमें हमने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्कस करा था जो कि हमारी प्रीएम्बल में मेंशन्ड है. तो आज हम बाकी की बची 5 वैल्यूज को और डिस्कस करके ये वाला टॉपिक रैप अप करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज जो सबसे पहली वैल्यू हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीएम्बल में मेंशन्ड है वो ये है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक. जब हम ये कहते हैं कि इंडिया इज अ रिपब्लिक तो उससे हमारा ये मानना होता है, जैसे जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता है कि जो इंडिया है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो एक ब्रिटिश डोमिनियन था, उसके अंदर था वो. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत सालों तक राज करा. जब इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वो एक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन देखी जाने लगी एंड वो इंडिपेंडेंट हो भी गई. जो इंडिया है वो ना कि सिर्फ एक डेमोक्रेसी है बट इट इज ऑल्सो अ रिपब्लिक. एंड रिपब्लिक नेशन का एक सबसे मेजर फीचर क्या होता है कि यहाँ पर एक पोस्ट होती है ऑफ हेड ऑफ द स्टेट. रिपब्लिक की सबसे पहली पहचान यही होती है कि यहाँ पर एक ऑफिस होता है हेड ऑफ द स्टेट का. एंड इंडिया के सिनेरियो में हेड ऑफ द स्टेट है हमारा प्रेसिडेंट. एंड जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा है जैसे कि पहले टाइम में चलता था, मोनार्की में जैसे चलता है कि जो राजा का बेटा है वो ही अगला राजा बनेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शंस के बेसिस पर इलेक्ट होता है. एंड इंडिया में जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जो भी पब्लिक ऑफिस है, वो हर किसी के लिए ओपन है. मतलब आप भी उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, मैं भी उसमें सिलेक्ट हो सकती हूँ, हम में से कोई भी उसमें इलेक्ट हो सकता है. उसके लिए किसी भी तरीके का हेरिडिटरी पैटर्न फॉलो नहीं करा जाता. इट इज ओपन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स, जब हम अगली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात करते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज जस्टिस. तो हम ये देखते हैं कि जो जस्टिस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड हमारे गवर्नमेंट का फोरमोस्ट एम है कि हमें इंडिया एज अ जस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी है जहाँ पर किसी के भी साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है. जो जस्टिस एक तरीके का प्रिंसिपल है. मतलब इंडिया कैसे इंस्पायर हुआ टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी. 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी. तो जो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, इंडिया उसी से इंस्पायर हुआ था टू इनकॉर्पोरेट द आइडिया ऑफ जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी. एंड जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें 3 तरीके के जस्टिस को मेंशन करा है. सबसे पहला है सोशल, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. एंड जो भी थोड़े डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस है लाइक SC, ST, OBC एंड वी सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो, उनके लिए कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज मतलब फॉर्मुलेट करी जाती है जिससे उनका वेलफेयर हो सके, जिससे उनको और लोगों के एट पार लेकर आया जा सके. तो ये तो सबसे पहले हमने डिस्कस करी सोशल जस्टिस. जब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं तो वो है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिक जस्टिस में हम ये देखते हैं कि चाहे कोई इंसान अमीर है चाहे कोई इंसान गरीब है, किसी के पास कितनी भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी, और किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है या फिर उससे कम है, तो ये कोई बेसिस नहीं होंगे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने के. चाहे कोई अमीर है चाहे वो गरीब है, बट इंडियन सोसाइटी उसको एज इक्वल ही ट्रीट करेगी और उसके साथ कभी भी किसी तरीके का इनजस्टिस नहीं करेगी. बट फ्रेंड्स, मैं अपनी राय ये रखना चाहती हूँ कि ये बातें सुनने में तो कितनी अच्छी लगती है ना, बट आप और मैं सेम सोसाइटी में ही रह रहे हैं और हम सारी चीजें देख ही रहे हैं कि सोसाइटी में क्या हो रही है.
तो ये सारी चीजें बस इगैलिटेरियन ही है, बस बहुत बड़ी बड़ी बात है। मेरे को तो ऐसा असलियत में लगता नहीं कि कुछ हो भी रहा है। खैर, और जब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं तो दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में सुना होगा ना, कि जो भी इंसान 18 साल का है, उससे ऊपर की उम्र का है, तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो इसमें ये चीज है कि जो वोटिंग राइट्स है वो सबको इक्वल मिलेंगे, सो दैट किसी के भी साथ कोई इनजस्टिस ना हो अपनी चॉइस आगे रखने में। एंड सेकेंडली, अगर किसी को किसी भी पोस्ट के लिए लड़ना है, मतलब उस पोस्ट के लिए खड़ा होना है, इफ दैट पर्सन वांट्स टू होल्ड एनी काइंड ऑफ पब्लिक ऑफिस, तो इट इज ऑल्सो ओपन फॉर कॉम्पिटिशन। मतलब हम में से कोई भी जाकर उस चीज के लिए कंप्लीट कर सकता है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस रिगार्ड में। तो दोस्तों, जब हम अगली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज लिबर्टी। तो जैसे हमने देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो किस चीज से इंस्पायर्ड है, रशियन रेवोल्यूशन से। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो ये किस चीज से इंस्पायर हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से। ये भी बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ये बोलता है कि यहाँ पर जो भी इंडियन सिटीजन है, जो भी इंडिया में रह रहा है, दे हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस, टू कीप देयर ओपिनियंस, टू फॉलो देयर बिलीव्स। उनको किसी भी मर्जी का अपने आगे रिलीजन फॉलो करना है, उनको उस चीज की फ्रीडम है। एंड जब हम फ्रीडम इंश्योर करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन सिटीजन्स की लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए ही कहीं ना कहीं बनाया गया है। बट आप ये देखते हैं कि जो लिबर्टी एंड जो राइट्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। उनके ऊपर कुछ कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई होती है। कुछ कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मैं हूँ, मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर बिलीफ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर फॉर एग्जांपल, या किसी भी रिलीजन को लेकर फॉर एग्जांपल, एंड मैं ये कहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ, जिस चीज में मेरा विश्वास है वो चीज अच्छी है, एंड जो लोग बाकी जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो चीज खराब है, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके की कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करती हूँ तो इससे जो दूसरे बिलीफ के लोग हैं उनको तो उनके तो सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं ना। एंड जो ये छोटी छोटी चीजें होती है यही आगे बड़े केओस में बदल जाती है, बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती है। सो एज टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, जो हमारी लिबर्टी है उस पर भी कुछ कुछ तरीके की कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो जो इक्वालिटी है वो भी किससे हमारा मतलब किससे इंस्पायर्ड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। ये भी 3 तरीके का ही है जो मेंशन करा गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें हम 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। इक्वालिटी किस चीज की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड ये 3 डायमेंशंस है, ये इन दोनों चीज को इंश्योर करने के लिए ही कहीं ना कहीं मेंशन करे गए हैं। जब आप सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये वैसे तो इसका जो भी मैटर है, ये और इसका जो मैटर है इक्वालिटी के 3 पॉइंट्स का, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जस्टिस के 3 पॉइंट्स का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें बस आप जस्टिस की बात करते हैं, इसमें आप इक्वालिटी की बात करते हैं। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस दे मोर रिलेटेड, एक के बिना दूसरा तो अधूरा। तो जब आप सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें यही है कि कोई भी इंसान किसी भी बेसिस पर, लाइक जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, उसको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। जब आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें भी यही है कि सबको इक्वल राइट है एज अ वोटर एंटाइटल होने का, सबको वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाने का इक्वल राइट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो इक्वली प्रैक्टिस कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड अगर उसको किसी इलेक्शन में खड़ा भी होना है तो भी उसको उस चीज पर मना नहीं करा जाएगा, किसी भी बेसिस को
ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन का। एंड जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इट इज मोर रिलेटेड टू द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर किसी को किसी एम्प्लॉयमेंट में जाने का मन है, कोई जॉब परस्यू करने का मन है, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया जाएगा एंड दैट पर्सन विल बी इक्वली एनकरेज्ड टू अपग्रेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आज के और इस टॉपिक की लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, जो कि है फ्रेटर्निटी। जो ये वाली वैल्यू भी है, ये भी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड है, 1789। एंड जब आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, भाईचारा, तो ये उसी का इंग्लिश वर्ड है। तो जो फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल है, इंडिया में अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है। यहाँ अलग अलग कल्चर, रिलीजन, बिलीफ के लोग रहते हैं। तो अगर उनमें सेंस ऑफ वननेस नहीं होगी ना, कि ये हमारा ही एक पार्ट है या फिर हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हम एक ही बिलीफ से बिलोंग करते हैं, हम एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, अगर ये सारी फीलिंग्स नहीं होगी ना, तो इंडिया कभी भी यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। जब आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो आप इसमें दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। And the second most important thing that this fraternity concept focuses on is on unity and integrity of nation. जब तक हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग नहीं होगी, फ्रेटर्निटी की फीलिंग नहीं होगी या एक भाईचारे की फीलिंग नहीं होगी, तब तक हम दूसरे किसी इंसान को एक डिग्निटी के साथ उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। हमें लगता रहेगा ये तो हमसे अलग है, हमें इसके साथ एसोसिएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अगर फ्रेटर्निटी की वैल्यू नहीं होगी, अगर फ्रेटर्निटी को हम नहीं इम्पोर्टेंस देंगे एज अ वैल्यू, तो जो यूनिटी है एंड इंटीग्रिटी है वो एक नेशन की कभी भी मेंटेन होकर रह ही नहीं सकती। जो ये वर्ड है इंटीग्रिटी, ये प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं था, ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट से ही आया था। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्कस करा है एंड जो पिछली क्लास भी थी दैट वाज क्लास 12, तो उसमें भी हमने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही डिस्कस करा है जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हो एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, उसे सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।